हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिबेटेरियन 01। तो आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का जो चैप्टर है, फिजिक्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चैप्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंटली पूछे जाते हैं वेटनरी के एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में जो मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह बताऊंगा उसे आप लोग देख लीजिएगा। और डिफरेंटली यहाँ पे मास डिफेक्ट वगैरह, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंटली पूछे गए हैं वेटनरी के एग्जाम में, तो ये भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस रेडियस की जो ऑर्डर होती है 10⁻⁻15 मीटर में होती है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वन यूनिट जो होती है मास डिफेक्ट की, ठीक है, मास की, वो 921.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है हैविंग मास, जिसका मास होता है 1.00726 यूनिट, ठीक है। एंड चार्ज होता है किसी भी प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका चार्ज भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग देखिए मास नंबर निकालने के लिए, अगर हम मास नंबर निकालें ए यानी कि, तो n प्लस जेड, यहाँ पे जबकि n जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ n जो है न्यूट्रॉन है और जेड जो है प्रोटॉन है, जिसे एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ओनली ऑन इट्स मास, ठीक है। रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियस का रिलेशन जो होता है आर इक्वल टू आर नॉट, यानी कि ये कांस्टेंट है, ए ए के पावर 1/3। तो ये रिलेशन होता है रेडियस का जो कि ए पे डिपेंड करता है। मास डिफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी ना कभी मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप लोग को आ सकती है। तो इसके दोनों फार्मूले को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए जेड एम पी ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मॉलिक्यूलर मास। तो एम यहाँ पे जो है मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का मास है। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए जेड एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये मास डिफेक्ट निकलेगा। तो ये मास डिफेक्ट पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मास डिफेक्ट का, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। और भी इस पे क्वेश्चन भी लगेंगे। पैकेजिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑफ ए एटम इज अ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर पर न्यूक्लियन, ठीक है। मास नंबर पर न्यूक्लियन और मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस होता है पैकेजिंग फ्रैक्शन। तो m माइनस ए डिवाइड बाई ए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट पे मल्टीप्लाई एम सी स्क्वायर से कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यानी कि अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछा जाता है कभी भी, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है और एम डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट का एज फार्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। तो यहाँ पे जेड यानी कि एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास माइनस एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये हमारा निकल क्या रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना आसान होता है। और सी का यहाँ पे जो वैल्यू है, इस मास आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मास जो है एक्सप्रेस किया है एटॉमिक मास यूनिट में, तो जो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी मास डिफेक्ट में, हम 921.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी जो होगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे और 921.5 से 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें रखनी है 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कभी कभी पूछ लेता है निकालने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद हम उसके न्यूक्लियन एनर्जी ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल जाएगा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन फार्मूले इस चैप्टर से आप लोग रख लीजिए। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा है मास डिफेक्ट का, तो मास डिफेक्ट हम लोगों ने याद कर लिए हैं। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट याद कर लीजिए, उसके बाद पैकेजिंग फ्रैक्शन याद कर लीजिए, तो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंटली पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है।
तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से यूनिट पूछा जाता है, तो इसकी यूनिट जो है 2-3 दी गई है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, बैक्यूरल। तो एक बैक्यूरल यानी कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट में बैक्यूरल दिया है, क्यूरी दिया है, रदरफोर्ड दिया है, तो ये सब सही है। तो लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट बैक्यूरल माना जाता है, तो बैक्यूरल ही ऑप्शन में रहेगा। तो एक क्यूरी इक्वल टू कितना बैक्यूरल होता है, 3.7 इंटू 10 और एक रदरफोर्ड इक्वल टू कितना बैक्यूरल होता है, 10⁶। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पीडीएफ आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है @मथुरा पीवीटी पे, तो वहां जाके आप लोग ये सब पीडीएफ से पढ़ सकते हैं कभी भी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पढ़ के जाना है। तो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवियर एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिविटी जो है एक फिनोमेना होता है जो कि स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है किसी भी हैवियर एलिमेंट के लिए। आर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर जो है 82 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिविटी नेचर शो करती है। रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, 3 टाइप होते हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है और गामा। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि चार्ज जैसे कि अल्फा, एक अल्फा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम बट देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज मिनिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए और नोट में अपने ले लीजिए। तो मैंने पहले भी कहा था एक नोट बना लीजिए, तो वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम बट देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज मिनिमम। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा गामा का, तो सबसे पेनिट्रेटिंग पावर जो मिनिमम किसका होता है, अल्फा का होता है। और आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्फा का। तो ये आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछता है। बीटा पार्टिकल और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है विथ रेस्ट मास एज वेल एज चार्ज सेम एज दैट इलेक्ट्रॉन बट ओरिजिन बीटा पार्टिकल इज न्यूक्लियस। तो इसकी जो ओरिजिन होती है बीटा पार्टिकल की न्यूक्लियस होती है। देयर आयनाइजिंग पावर इज लेसर देन अल्फा पार्टिकल। तो आयनाइजिंग पावर इसकी कम होती है अल्फा पार्टिकल से, बट स्पीड एज वेल एज पेनिट्रेटिंग पावर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम किसकी होती है, अल्फा की जो होती है मिनिमम होती है। ठीक, फिर उसके बाद में बीटा की होती है, फिर उसके बाद गामा की होती है। तो गामा बीटा अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर का ये सीक्वेंस है, ये याद कर लीजिए। और जो आयनाइजिंग पावर है अल्फा की ज्यादा होती है, फिर उसके बाद बीटा की, फिर गामा की। तो ये आयनाइजिंग पावर है। तो ये दोनों पावर आप लोग को लिख लेना है कॉपी में, आयनाइजिंग पावर और ये पेनिट्रेटिंग पावर। टू अदर टाइप ऑफ बीटा डीके आर पॉसिबल। ठीक है, तो 2 अदर तरह से, जैसे प्लस डीके, पॉजिटिव डीके जो होता है इमिशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, माइनस डीके बीटा डीके। तो ये 2 तरह के होते हैं, प्लस बीटा डीके माइनस बीटा डीके। तो अगर प्लस डीके है तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का रिलीज होता है, और माइनस डीके में क्या होता है, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो बीटा डीके, माइनस बीटा डीके में न्यूट्रिनो, ये पूछ लेता है। तो एंटी न्यूट्रिनो ये सब चीजें क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस बीटा डीके होगा तो एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, जब प्लस डीके होगा यानी प्लस बीटा डीके होगा तो न्यूट्रिनो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्फा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ, thus अल्फा रे ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। आयनाइजिंग पावर इज लीस्ट बट पेनिट्रेटिंग पावर इज एक्सट्रीमली। तो सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है गामा का होता है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। और लीस्ट इसका क्या होता है, आयनाइजिंग पावर। सबसे लीस्ट किसका होता है, गामा का। रेडियो एक्टिविटी ट्रांसलेशन क्या है, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूस द मास ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर बाई 2। तो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जब होता है तो उसका न्यूक्लियाइड का जो मास होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है 4 टाइम, 4 टाइम और एटॉमिक नंबर 2 टाइम। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड बाई 1 बट मास नंबर रिमेन अनचेंज। तो माइनस बीटा डीके जब होता है तो इसमें क्या होता है, मान लिया कि कोई एक्स है, अब यहाँ पे मान लिया इसका 4 है, यहाँ पे 8 है। अब इसमें माइनस बीटा डीके अगर हम करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियाइड होगा, ठीक है, ये मास जो होगा नंबर, ठीक है, वो सेम, मतलब मास नंबर सेम हो जाएगा माइनस बीटा डीके में। लेकिन ये क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर रहेगा प्लस में हो जाएगा एक, यानी ये 5 हो जाएगा और ये जो होगा यानी 8 हो जाएगा। तो इसका इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो अभी तो थ्योरी चल रही है, अब इसके आगे क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके क्या है।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सॉडीज लॉ, तो रेडियो एक्टिविटी रदरफोर्ड सॉडीज लॉ के अनुसार क्या था, रेडियो एक्टिव डीके जो था, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअली प्रेजेंट एट द टाइम। तो dn बाई जो dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो ये रिलेशन है। और यहाँ से भी चीजें कुछ ना कुछ आती रहती हैं, डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, इसका यूनिट होता है लेमडा होता है, ठीक है, पर सेकेंड और पर डे और पर ईयर। इट कैन बी शोन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी गिवन, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज द टाइम इन द हाफ ऑफ क्वांटिटी द सैंपली इनिशियली प्रेजेंट गेट डिसइंटीग्रेट, तो टी इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है, और आर इक्वल टू आर नॉट बाई टू, तो एन इक्वल टू एन नॉट बाई टू। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो हाफ लाइफ पीरियड रिलेशन जो होता है डी के कांस्टेंट के लिए, टी हाफ जो होता है 0.693 डिवाइड बाई लेमडा, तो ये हाफ लाइफ निकालने के लिए है। और आफ्टर एन हाफ लाइफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है कितना अनडीके होता है, उसके लिए ये फार्मूला है कि एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 का पावर एन, तो यहाँ से ये निकलता है। और जहाँ पे एन जो है यहाँ पे हम हाफ लाइफ लिख सकते हैं, कभी कभी मीन लाइफ पूछ सकता है। तो हाफ लाइफ अगर हम निकाल लिए हैं तो 0.693 इंटू टाउ कर देंगे तो हाफ लाइफ मीन लाइफ निकल जाती है। तो मीन लाइफ निकालने के लिए 1/λ करना होता है, ये सिंपल से फॉर्मूला है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इतना into two light nuclei of the comparable along with the release of large amount of energy bombarded by, तो हम बढ़ते हैं आगे अब। और उसके बाद क्या दिया गया है कि द करेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इक्वेशन जो दिया गया है, उसमें क्या यूरेनियम को लिया गया जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और उसका मास जो है 235 है, ठीक। तो इसमें स्लो रिएक्शन करवाई जा रही है, तो उसके बाद में यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है बढ़ नहीं रहा और 235 से 236 हो गया है यूरेनियम, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज गया और कुछ अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ये फ्यूजन है, बेसिकली जो है ये फ्यूजन है, डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस बेरिलियम एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑलवेज बेरिलियम और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये लिखा गया इसमें है। और आगे देखते हैं क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा बेसिकली। और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रॉन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन हैविंग एनर्जी ऑफ अबाउट 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब फ्यूजन होता है तो 2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, ठीक है, फ्यूजन के समय रिजल्ट में निकलती है। Whereas for the causing further fusion we need slow thermal neutrons having energy of around 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर फर्दर हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो हम कितना एनर्जी देते हैं 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमें फ्यूजन को कंटिन्यू करना है। फॉर दिस पर्पज सुटेबल मटेरियल रिकॉर्ड मॉडरेटर, तो इसके लिए मॉडरेटर का यूज होता है। तो कंट्रोल करने के लिए अगर आता है कि जैसे फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए तो मॉडरेटर का यूज करते हैं। यूज स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, तो उसके रिएक्शन को कम करने के लिए तो यूज जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट कॉमनली यूज एज ए मॉडरेटर, तो मॉडरेटर जैसे यूज होता है स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन के रिएक्शन को। और उस मॉडरेटर में क्या क्या आ सकता है, हैवी वाटर आ सकता है, ग्रेफाइट आ सकता है, तो मॉडरेटर का नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो डिवाइस होता है ऐसा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन can be carried out through the sustainable and controlled chain reaction and can employed by producing electrical power, और इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है, ठीक है, हो सकता है। फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आइसोटोप, जिसमें डिफरेंट आइसोटोप्स मिलते हैं, और नेचुरल यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238, ठीक है, और यूरेनियम 235। उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में दिया गया थोड़ा सा। और न्यूक्लियर फ्यूजन 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 सॉरी फ्यूजन अलग है, फ्यूजन फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब टूटना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, तो इसमें कंबाइन होता है टू फॉर्म सिंगल लार्ज न्यूक्लियर, तो जैसे दो न्यूक्लियाई छोटे छोटे मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है, तो इसे फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। और फ्यूजन में टूटता है कोई दो चीज, ये बड़ी चीज टूट के दो अलग हो गई, तो ये फ्यूजन है, ठीक, और जुड़ रही है तो फ्यूजन है। मास ऑफ
सिंगल न्यूक्लियस इज फॉर्म इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियस। तो सिंगल न्यूक्लियाई जो रहेगा उसका जो मास रहेगा लेस रहेगा कंपेयर टू जो जुड़ के मतलब एक दो छोटे छोटे बने रहेंगे। इन दिस मास लॉस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो कि लॉस हो जाता है। तो एनर्जी लिबरेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ये देखिए रिलीज होता है। और फ्यूजन जो हो रहा है जब हम हाइड्रोजन के एक आइसोटोप को दो आइसोटोप को आपस में जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन वन, ठीक है, मास नंबर इसका 2 और कुछ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो ये दिया गया, ठीक। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में ये कुछ दिया गया नक्शल, इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं याद करना। अब हम इसके आगे चलते हैं। ये देखिए प्लूटोनियम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 होता है 239। तो प्लूटोनियम 239 94 is better feasible material than uranium because fission in it may be caused by slow as well as fast neutron। अब क्वेश्चन पे जाते हैं और यहाँ के प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे। तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, तो मास नंबर न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो क्या हो सकता है, ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर। तो ऐसा नहीं है, ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर नहीं होता मास नंबर, क्योंकि जैसे मान लिया मैंने मास नंबर कोई एक्स एलिमेंट है उसका मास नंबर 2 है, ठीक, उसका जो एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मास नंबर 4 रहेगा। तो इसमें पूछा गया है ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर इससे कम है क्या, नहीं कम नहीं है, यानी कि ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है, ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से हमेशा अधिक होगा। ऑलवेज बोल रहा है इसमें मतलब हो सकता है कि हमेशा ज्यादा हो, बराबर भी हो सकता है, लेकिन जैसे मान लिया हाइड्रोजन के केस में उसके जो आइसोटोप होते हैं एक है, ठीक है, और ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर नहीं होता है और ना ही ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर होता है। हो सकता है ऐसा होता तो सही हो जाता है, यानी कि बी और सी गलत है। अब देखिए सम टाइम मोर देन एंड सम टाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो कब क्या होता है, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है और कभी कभी इससे ज्यादा हो जाता है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट एनर्जी यहाँ पे मास इक्वल टू एक यूनिट, ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट इज, तो इसमें पूछा गया इक्विवेलेंट एनर्जी जो मास ऑफ मास इक्वल टू एक यूनिट मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो ये आसान पूछा ना, ये थ्योरेटिकल है, तो ये 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी कि ये तो थ्योरेटिकल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है और सबसे पहले यूनिट आप लोग देखेंगे तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये थ्योरेटिकल भी है कि एक यूनिट इक्वल टू 931, एक्चुअली में 931.5 होता है लेकिन 5 नहीं दिया है तो ये यही चाहिए, ठीक है। आप देखिए mass of neutron and mass of proton represent mass of neutron and proton respectively. If element having nuclear mass m, अगर कोई एलिमेंट है उसका न्यूक्लियर मास m है एंड न्यूट्रॉन का मास जो है n है, तो एंड z जो है प्रोटॉन है, देन करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा इसके बीच, ये पूछा गया। तो जो मास होगा, ठीक है, क्या ये मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो ऐसा नहीं रहता है। कुछ मास डिफेक्ट की वजह से जो टोटल मास रहेगा, ठीक है, जो टोटल मास रहेगा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मास जो रहेगा टोटल यानी कि m, तो वो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आएगा तो वो कम हो जाएगा कंपेयर टू जब हम उसे उसके फार्मूले में लिखते हैं n मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो उसका जो मास रहेगा कम रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। सब मास डिफेक्ट की वजह से इसका जो होता है इक्वल नहीं रहता, कम हो जाता है जो न्यूक्लियर मास होता है। तो फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें पूछा गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियर ऑफ मास नंबर, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियर ऑफ मास नंबर पूछा गया, तो जैसे कि हमें पता है आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए पावर 1/3, ए के पावर 1/3, तो ये होता है जिसमें से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 ये आ जाता है। तो आर नॉट जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है फर्मी मीटर में 1.2 फर्मी मीटर ले सकते हैं हम, ठीक है, और एक फर्मी मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 15 मीटर, ठीक है, तो 10 टू पावर 15 मीटर होती है एक फर्मी मीटर इक्वल टू। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें बताना क्या है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है,
तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है, जो रेडियस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, ए रहेगा। तो रेडियस जो है न्यूक्लियस मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, सॉरी ए कैसे हो जाएगा, 1/3 भी है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो चौथे का दोबारा हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, तो जिसमें गलती लिखी होगी। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, तो इसका रिलेशन यही है। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज सिमिलर मास इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन से पार्टिकल का सिमिलर मास इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन का जो होता है सिमिलर मास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन का सिमिलर मास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन का भी नहीं होता, न्यूट्रॉन का भी नहीं होता। तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल का जो है सेम मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यानी कि ये हो जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर। तो 6 नंबर में न्यूक्लियस का मतलब साइज पूछा गया है। तो 10 टू पावर किसमें होता है, तो 10 टू पावर 10 में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी 10 टू पावर 15 में होता है इसका ऑर्डर। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे फिजिक्स में ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर पेपर टफ हुआ तो थोड़े न्यूमेरिकल हार्ड आ सकते हैं। तो आप लोग को पूरे फार्मूले वगैरह हर एक चैप्टर की प्रिपरेशन मतलब करते रहना है, नहीं कि मतलब नहीं लगा रहे, वरना मतलब गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 1.0087, ठीक है, एंड 1.0007। तो इसमें मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन का मास, ये हमारा प्रोटॉन का मास, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन कर रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, जिसका मास जो दिया गया है, हीलियम दिया गया है हमें, कितना दिया गया है 4। ठीक, अभी जैसे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें रफली सॉल्व करना है, मतलब जैसे पॉइंट में दिया गया है 4.0015, तो उसे हमें 4 ही लेना है सीधे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। अगर हम पॉइंट में लेके चलेंगे तो काफी समय लग जाएगा और गलत हो मतलब टूट जाएगा क्वेश्चन। देन दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम विल बी। तो इसमें बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है। तो जैसे सबसे पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम। डेल्टा एम निकाल के सी का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, पहले मास डिफेक्ट निकाल के उसमें 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो निकलता है बाइंडिंग एनर्जी निकलता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 रहता है, लेकिन हम इतने ही लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमें वो नहीं करना। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो जो मास डिफेक्ट यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931। तो मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, तो मास डिफेक्ट निकलता है जेड एम पी माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक मिनट, तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक मिनट। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड एम पी, यानी कि जेड यहाँ पे जो है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास नंबर इंटू सी स्क्वायर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सी स्क्वायर ना करके 931 से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे, जो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें कितना दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो दिया गया है 1.0087, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमें दिया गया है 1.007। तो सबसे पहले 1.007 मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.007 मल्टीप्लाई बाई, तो न्यूट्रॉन जो दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। क्यों 2 दिया गया है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहा है। न्यूट्रॉन फ्रॉम दी टू फॉर्म ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम की बात कर रहा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो इसके लिए क्या होता है 2 4 होता है। तो इसमें रहेगा न्यूट्रॉन जो आएगा 4 माइनस 2 करेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू जो होगी 2 आएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि जेड जेड की वैल्यू भी 2 है। तो जेड और एन एन दोनों की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिया गया है, इस वजह से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जेड की वैल्यू भी 2 आ गई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है 1.0073, 1.0073 ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम 1.0073 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मास। तो जो हीलियम का मास कितना होता है,
हीलियम का मास हम लोग को पता है कि 4 होता है, 4 दिया गया है बेसिकली, 4 होता भी है और दिया भी दिया है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम 4.0015 से घटा देंगे तो हमारा, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, और जो भी आएगा 0.315, 0.35, ठीक है। तो ये आएगा, इसमें 131 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं बेसिकली फिर से ये फार्मूला बता देता हूँ, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा और ये आसान है वैसे, तो आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन सिंपल ही है। और अब मास डिफेक्ट का फार्मूला पता है क्या होता है, मास पर डिफेक्ट इंटू 931, ठीक है, इससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट का जो फार्मूला होता है तो वो हम लोग कर चुके हैं कि एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास, ठीक है। तो और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 931 से तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालना है अभी, इसी बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एन जो वैल्यू होती है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दिया गया है यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास ए माइनस जेड करेंगे तो एन की वैल्यू निकलती है। तो ए हमारा 4 है और जेड हमारा 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या करेंगे, तो 2 आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू भी 2 है, जेड की वैल्यू भी 2 है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें कहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दिया गया है 1.087। तो इसको सिंपल से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और मास जो है टोटल मास यानी कि 4.0015 से घटा देंगे तो हमारी आएगी वैल्यू जो 0.035 ये आएगी। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 931 से, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अंक के बाद 10 है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 28 के आसपास, 28.4, ठीक है। तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है बाइंडिंग एनर्जी का, तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे और 28.4, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल से फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए ऑप्शन। एट नंबर में क्या है, रेडियस ऑफ हीलियम दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, न्यूक्लियस मींस 3 एफ, ठीक है। द रेडियस ऑफ लेड इज 82 जिसका एटॉमिक नंबर है और 206 जो है वो है मास नंबर, न्यूक्लियस विल बी। तो 8 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें रेडियस और उसके बीच का रिलेशन पूछा गया, न्यूक्लियस और उसके बीच का, तो ये भी सिंपल ही है। तो इसमें सबसे पहले हीलियम जो पार्टिकल है उसका न्यूक्लियस का रेडियस दिया गया है और उसके रेडियस का मतलब लेड का रेडियस पूछा गया है, तो मतलब दोनों आसान है। तो हमें रिलेशन पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के पावर 1/3, तो ये रिलेशन से हम लोग लगाएंगे। तो मान लिया कि आर हीलियम के लिए जो है उसकी रेडियस डिवाइडेड बाई लेड की रेडियस, ठीक है, इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ लेड टू द पावर 1/3। तो हमें यहाँ पे मास नंबर दोनों के दिए गए हैं, ठीक। मास नंबर कितने दिए गए हैं, सबसे पहले वाले का दिया गया है 206 और 4 दिया गया है, तो मास नंबर 4 दिया गया है और 206 दिया गया है, और एक का रेडियस जो दिया गया हमें कितना दिया गया है, 3 पिकोमीटर जो भी है, तो 3F दिया गया है। और इसका हमें पूछा एक्स इसको निकालना है लेड का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो पावर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27x इक्वल टू 4/206। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 206 को 27 से और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 206 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू आएगी। तो जो x की वैल्यू मिलेगी हमें तो कुछ पावर वगैरह में मिलेगी जो भी, तो आ जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर में क्या दिया गया है, न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल विच, तो इसमें पूछा गया न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है वो क्या, चार्ज एंड हैज स्पिन, चार्ज एंड नो स्पिन,
चार्जलेस है या फिर स्पिन है, या फिर चार्जलेस है या फिर स्पिन नहीं है, दोनों ही है। तो 9th नंबर में यही पूछा गया है कि जो न्यूट्रिनो है वो ऐसा पार्टिकल है उसके पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, या फिर उसमें स्पिन होता है या नहीं होता है। तो ऐसा करके पूछा गया। तो ये चार्जलेस होता है लेकिन इसमें स्पिन होती है न्यूट्रिनो के पास। तो 9th नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्जलेस इसलिए होती है क्योंकि मासलेस होती है इस वजह से। ठीक है, और स्पिन जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इतना ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना, जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही इसका स्पिन होता है। तो ऑप्शन सी सही है। मास जो दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन जो डिनोट किया गया है एमपी से, और मास ऑफ न्यूट्रॉन डिनोट किया गया है एमएन से। ठीक है, ए जो है गिवन न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी बी। ठीक है, तो ये ए जो है अभी लिखा गया, हाँ ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बी कंटेनिंग जेड प्रोटॉन एंड एन न्यूट्रॉन। द मास जो दिया गया है एम दे दिया गया है, ये एम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मिला के दिया गया मास, टोटल मास। द न्यूक्लियस इज गिवन बाई, तो यहाँ पे जो रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, इन फार्मूला में। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो अभी हम क्या पढ़े हैं कि एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास, टोटल मास। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सी। सी अगर मतलब अगर वैल्यू नहीं दी गई सी के तो 931 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि हमें एम टोटल मास को इधर लेके जाना, तो यानी कि ये टोटल मास जो हमारा ये है इसको हमें बराबर करना। तो सबसे पहले हम सी को इधर ले आएंगे, तो सी को इधर लेकर आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एम एन प्लस जेड एम पी माइनस एम। अब हमें इसको माइनस को इधर ले आना है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इधर लेके जाना है। तो टोटल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन प्लस जेड एम पी, यहाँ पे एम भी है यहाँ पे भी। ठीक है, और माइनस ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर है, बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर माइनस में कहा, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये माइनस में, तो यानी कि आपका सी सही है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए क्या दिया गया है 11th नंबर में। तो 11th नंबर में देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड। तो डिफरेंट मासेस है, एटम है सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट मासेस है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है सेम है, तो इसे आइसोटोप बोलते हैं। ऐसे अल्फा रे इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर। तो अल्फा रे अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकल रहा है, इमिट कर रहा है, तो क्या है उसके लिए, तो नेगेटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल की बात किया तो डबल आयोडाइज हीलियम आइटम होगा यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगो सीरीज ऑफ डीके। ठीक है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई है, उसमें डीके हो रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, तो ये चारों डीके हो रहे हैं। तो इसमें बताना क्या है, मास नंबर जो दिया गया है एटॉमिक नंबर ए का, यानी इसका जो मास नंबर दिया गया है ए का 180 दिया गया है, और एटॉमिक नंबर 72 दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि A4 पे यानी कि इसका एटॉमिक नंबर और वो सब बताना है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है, 2 माइनस हो जाता है। ठीक, अल्फा डीके में क्या होता है, जैसे 70 है, 72 है, तो उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, और उसके जो मास नंबर रहेगा या एटॉमिक नंबर से अल्फा डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर से 2 माइनस होता है, और मास नंबर से 4 माइनस हो जाता है अल्फा डीके में। तो सबसे पहले अल्फा डीके हो रहा है, यानी तो अल्फा डीके अगर हुआ यहाँ पे एक, तो एक अल्फा डीके में 72 था, तो यानी कि 70 बचेगा, और 180 था तो 176 बचेगा। फिर उसके बाद में बीटा डीके हुआ है, तो यहाँ पे बीटा डीके जब हो रहा है तो यहाँ पे दो बीटा डीके होता है, माइनस में होता है प्लस में होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो यानी कि ये कौन सा डीके है, प्लस बीटा डीके है। ठीक है, अगर माइनस लिखना होगा तो लिख देगा माइनस बीटा डीके। तो यहाँ पे जब ऐसा बीटा डीके क्यों लिखा हो तो ये प्लस बीटा डीके मानना। प्लस बीटा डीके में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये घट जाता है, और जो मास नंबर रहता है सेम सेम ही रहता है। तो यानी कि जो इसमें एक बीटा डीके होगा तो 70 में से ये घट जाएगा तो 69 हो जाएगा। ठीक, और मास नंबर जो रहेगा, मास नंबर हमारा उतना ही रहेगा, 176 रहेगा। फिर उसके बाद में हमें एक अल्फा डीके और कराना है, तो एक अल्फा डीके कराना, तो यहाँ पे 4 घट जाएगा, यहाँ से 2 घट जाएगा, तो एटॉमिक नंबर से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। और यहाँ पे 176 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 172 बचेगा। ठीक है,
अब फिर उसके बाद में कौन सा डीके, गामा डीके हो रहा है। तो इसके बाद हमारा कौन सा डीके हो रहा है, गामा डीके हो रहा है। तो गामा डीके में क्या होता है कि कुछ नहीं चेंज होता है, तो जितना रहता है उतना, तो 167 में 67 ही रहेगा, और 172 में 172 रहेगा। तो यानी कि जो हमारा A4 रहेगा उसमें उसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा 67 आ जाएगा, और मास नंबर 172 हो जाएगा। तो ऐसा अगर हमें ऑप्शन दिख रहा है तो वो सही है। तो 69 172, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आया होगा, अल्फा डीके बीटा डीके। तो यहाँ पे अगर बीटा, आप लोग को कंफ्यूजन कहाँ होगी, वो बीटा डीके में कि माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। तो जब ऐसा कुछ मेंशन ना हो, माइनस अगर लगाना होगा तो वो माइनस देगा, तो माइन दिया नहीं था, यानी कि प्लस बीटा डीके है। ठीक, और हम बढ़ते हैं आगे। 40 नंबर पे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन। तो हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, टेम्परेचर, प्रेशर या नेचर ऑफ एलिमेंट में। तो जो ये होती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करती है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, गलत है। थ्री अल्फा पार्टिकल जो दिया, थ्री अल्फा पार्टिकल एंड वन बीटा पार्टिकल डीकेज सक्सेसफुली, 3 बार लगातार अल्फा पार्टिकल हो रहा है डीके, अल्फा पार्टिकल का डीके, और एक बार बीटा डीके। ठीक है, आइसोटोप जो दिया गया है 88 रेडियम का, और एटॉमिक नंबर, और 226 वो दिया गया है मास नंबर। फाइनली आइसोटोप ऑब्टेन, तो इसमें जो लास्ट आइसोटोप मिलेगा क्या मिलेगा। तो सबसे पहले 3 अल्फा डीके कराना हमें। तो अल्फा डीके सबसे पहला अल्फा डीके कराएंगे, तो यानी कि एटॉमिक नंबर से 2 घटेगा और मास नंबर से 4 घटेगा। तो एटॉमिक नंबर 88 से हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 घटाएंगे तो 86 हो जाएगा। उसके बाद 26 था, यहाँ से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 222। फिर यहाँ से अगर हम एक अल्फा डीके और कराते हैं, तो हमें 3 बार सक्सेसिव कराना है, तो एक अल्फा डीके और कराते हैं, तो यहाँ से हमारा 84 हो जाएगा 2 घट के, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 218 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमें एक बार और अल्फा डीके कराना है, तो यहाँ से 82 हो जाएगा, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो 214 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें एक माइनस बीटा डीके कराना है। तो देखिए, माइनस बीटा डीके अलग लिखा रहेगा, तो अगर केवल बीटा डीके लिखा रहेगा तो तुम्हें बीटा डीके करना है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर माइनस बीटा डीका लिखा, बीटा डीका डीके लिखा है। तो यहाँ पे जब माइनस बीटा डीके करना होता है, माइनस में बीटा डीके, तो क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें जुड़ जाता है, तो 83 हो जाता है, और जो मास नंबर रहता है उतना ही रहता है, 214। तो यानी कि 83 214, तो 83 214 जो दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और समझ में आया होगा आप लोग को, अल्फा डीके बीटा डीके। तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो डीके वाला क्वेश्चन लगा के जाइएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे 60 नंबर पे, द रेडियो एक्टिव डीके यूरेनियम इंटू थोरियम एक्सप्रेस बाई द इक्वेशन। तो रेडियो एक्टिव डीके जो है यूरेनियम इंटू थोरियम में चेंज हो रहा है, तो इसमें जो इक्वेशन एक्सप्रेस क्या कर रहा है, तो 60 नंबर जो है, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो हमारा एक्स एक्सप्रेस कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल कर रहा है। जब हम यूरेनियम का वो करवाते हैं तो यहाँ पे एक्स जो होता है अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, रिलीज होता है। ठीक, तो हमारा एक्स जो होगा अल्फा पार्टिकल, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा और मास नंबर 4 होगा अल्फा पार्टिकल में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डेल्टा लेमडा, देन इट्स हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें हाफ लाइफ और मीन लाइफ निकालना है। ठीक है, एंड जबकि अल्फा डीके जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की दिया गया है। ठीक है, कांस्टेंट जो है अल्फा डीके की दिया गया, तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ निकालना। तो सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ देखते हैं। तो टी हाफ जो होता है हमारा, वो होता है 0.693 बाई लेमडा। तो ये हमारा होता है हाफ लाइफ। और उसके बाद में जो हमारा तो